हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज है हमारा डे नंबर 12 और आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं आपके लिए कि जीएस की बहुत लाजवाब सी क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें आज के कुछ लक्ष्य की तो इस प्रकार से जो है कुछ लक्ष्य था हमारा आज का, और आज डे नंबर था 12 और हम लोग बात करें तो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको मिल गए थे, हिंदी के 45 क्वेश्चन मिल गए थे, मैथ के भी 45 क्वेश्चन मिल गए थे और इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी गई थी। इसके अलावा आप बात करें वाक्यांशों के लिए 1 शब्द 20 और हमने आपको दे दिए थे, तो आप उनको भी याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें जीके जीएस में तो आज की क्लास हमारी रहने वाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक और क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 1885 से लेकर के 1919 तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में डिस्कस की थी। इसके अलावा बात करें आज की क्लास में तो आज की क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर के 1939 तक के जो भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें इन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, जहां पर हम बात करें इसका नाम है एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल। तो वहां पर 600 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ करके इन पीडीएफ को पा सकते हैं। इसके अलावा बात करें आज के कुछ सेशन का इस प्रकार से रहने वाला है 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज में, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और डे नंबर 12 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से बात करें सब कुछ नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। और यहीं पर बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1939 हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों आज के। तो यहाँ पर हमने बात की थी कुछ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 चरणों में बांटा था। पहला था 1885 से लेकर के 1905 तक का, फिर 1905 से लेकर 1919। तो उन दोनों चीज़ों को जो है 2 आंदोलनों को हमने एक में कर लिया था एक वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम लोग जो तीसरा चरण है हमारा तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 1919 से 1939 तक का रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और ये इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। और ये इन अगर बात करें तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर इन्होंने शुरुआत की और 1917 में चंपारण के जो किसान थे उनसे मिलकर के इन्होंने एक पद्धति चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो कि तिनकठिया पद्धति कहलाती थी, और उससे मुक्ति के लिए ही चंपारण आंदोलन किया गया था। और ये तिनकठिया में क्या होता था कि कोई भी जैसे किसान है उसको 20 हिस्से उसके पास ज़मीन है, उसमें से 3 हिस्से में कम से कम उसको नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। तो इस प्रकार से ये चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। और इसके कुछ प्रमुख नेता पूछे जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, हरिपारिक, अनुग्रह नारायण थे। वहीं पर बात करें गांधी जी का साथ कुछ लोगों ने इसमें दिया और कुछ लोगों ने नहीं दिया था। लेकिन हम बात करें यहाँ पर गांधी जी एन.जी. रंगा ने गांधी जी के इसका बाद में विरोध किया और इस आंदोलन में ही जो है आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि भी जो है दे दी थी। किसको? गांधी जी को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी? किसको? गांधी जी को। तो ये ध्यान रखेंगे, चंपारण आंदोलन था। इसके अलावा हम बात करें खेड़ा आंदोलन की। खेड़ा आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1918 की बात करें तो फसल बर्बाद होने के कारण ये जो है शुरुआत हुई थी। सरकार द्वारा जबरन लगान वसूल किया जा रहा था कि मतलब कि अगर सब जो है फसल जो है बर्बाद हो गई थी, उसके बावजूद भी कहा जा रहा था कि आप लगान दीजिए, तो किसान लगान देते भी कहाँ से? तो इसलिए ये खेड़ा का आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, शंकर लाल बैंकर, महादेव देसाई और इंदुलाल याज्ञिक थे कुछ महत्वपूर्ण नेता। इसके अलावा बात करें रॉलेट एक्ट की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रॉलेट एक्ट में अगर हम बात करें तो 1919 में ये आया और क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना जो लोगों के अंदर जागृत हो रही थी उसको कम करने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें ब्रिटिश सरकार की तो 1917 में सिडनी रॉलेट एक्ट आया जो है सिडनी जो है उसमें सिडनी रॉलेट जो चीज़ें आई और इसकी अध्यक्षता की गई और उसमें जो है अध्यक्षता में ही एक समिति बनाई गई और समिति में ही इस बात एक चीज़ जो थी वो 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में ये रॉलेट एक्ट को पास किया गया। ये रॉलेट जो है ब्रिटिश सरकार, देखिए समझिए, दोबारा समझा दूँ, ब्रिटिश जो सरकार थी वो 1917 में सिडनी रॉलेट था ये लेके आए, सिडनी रॉलेट
इसको अधिनियम बोलते हैं, तो वो लेके आए थे और उसमें कहा गया था कि एक समिति का गठन होना चाहिए, जो कि कहाँ पर 1919 केंद्रीय विधान परिषद में ये बात कही गई थी। बाद में जो है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है कहाँ पर वहीं पर पास हो गया। और किसी भी इसमें क्या था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकते थे। ये ऐसा मतलब एक तरीके से ऐसा काला कानून था जो कि किसी भी को जैसे किसी पर डाउट है और कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए बिना जानकारी ले उसको जेल में सीधा बंद कर सकते थे। ये रॉलेट एक्ट 1919 था, जो कि एकदम काले कानून जैसा है। और इसे जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून भी कहा गया है। मतलब बिना वकील की ज़रूरत, ना कोई अपील कर सकता और ना कोई दलील दे सकता, तो इस तरीके से जो है ऐसा कानून इसको कहा गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसी के विरोध में जो है सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई और उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी स्वयं थे। वहीं पर बात करें 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी आयोजित की गई और ये किसी के सत्याग्रह सभा के ही उससे रिलेटेड थी। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है 1916 से लेकर 1921 के समय जो है यहाँ का वायसराय था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। वहीं पर बात करें एक जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग मोस्ट एग्जामों में जो है पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 13 अप्रैल 1919 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किलची 2 लोग व्यक्ति थे। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी, जो कि कहाँ पर की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ पर, पंजाब में जलियांवाला बाग है वहाँ पर सभा आयोजित की गई थी। और वहीं पर जो है उसी सभा में जो है देखिए जनरल एच डायर, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर अलग अलग हैं। तो जो सभा आयोजित की गई उसमें जनरल कौन था, जनरल REH डायर था एक, ठीक है। अभी आप दोनों डायर की बात समझ, यहाँ पर सर माइकल ओ डायर था, ये आर डायर था, ध्यान रखेंगे आप। ने क्या गोली चलवा दी, गोली किसने, अगर आपसे पूछा जाए गोली किसने चलवाई तो REH डायर था, ठीक है, जिसने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 379 लोग मारे गए। लेकिन मदन मोहन मालवीय की समिति थी, उन्होंने जब देखा तो लगभग 500 से ज़्यादा लोग इसमें मार दिए गए, डायरेक्ट गोली चलवाने थे। अगर बात करें उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, अगर ये बात पूछी जाए तो सर माइकल ओ डायर था, लेकिन आर डायर ने गोलियाँ चलवाई थी और ओ जो है ओ डायर कौन था, वहाँ का गवर्नर था, ठीक है। इसी में बात करें जब ये घटना हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि उनको दी गई थी वो उन्होंने क्या कर दी, वापस कर दी। वहीं पर एक व्यक्ति थे बहुत साहसी कहें कि हम वीर कहें तो उनका नाम है ऊधम सिंह। उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि बेटा तुमको हम मारेंगे तो घर में घुस के, तो यही फैसला किया। और माइकल ओ डायर को उसने लंदन में जाकर के उसके घर में जाकर के बाद में मार्च 1940 को उन्होंने जो है किसने, ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर के सीने में गोली मारी, हत्या कर दी उसके घर में जाकर के, और बाद में इनको वहाँ पर फांसी हो गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आंदोलन हो जाता है। वहीं पर बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो बात करें एक खलीफा के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगर हम बात करें, देखिए खलीफा क्या था वह भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की और ब्रिटेन पहले साथ साथ में लड़ रहे थे, तो फिर बाद में जो तुर्की ने विरोध किया, तुर्की अलग हो गया, तो बाद में जो है क्या हुआ, तुर्की जब अलग हो गया तो ब्रिटेन जो था, तुर्की अलग, तब अब ये आपस में युद्ध लड़ने लगे। वहाँ पर जो है अब तुर्की साम्राज्य जो था, तुर्की साम्राज्य के विघटन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन जीत गया था, अब इसका विघटन शुरू हो गया। तभी जो है वहाँ पर क्या शुरू हुआ, जो वहाँ के मुसलमान थे, उन्होंने तुर्क थे, उन्होंने क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और गांधी जी ने इसी चीज़ को कहा, क्या कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर भी कहा था। किसने, गांधी जी ने, क्योंकि इसमें आपस में लोग लड़ने लगे थे, तो इस वजह से मुस्लिम देखिए ब्रिटिश शासन से जो है पहले मुस्लिम जुड़े हुए रहते थे, फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है चीज़ें जब उनके साथ विरोध हुआ तो फिर ये एकता जैसे लगने लगे कि हिंदू भी जो हुआ करते थे वो भी विरोध में थे, बाकी काफ़ी लोग विरोध में थे, मुस्लिम कुछ उनके साथ में, तो बाद में वो भी विरोध में। तभी गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम ये एकता का सुनहरा अवसर है, ये बात कही थी गांधी जी ने, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें हम लोग असहयोग आंदोलन की, जो कि 1920 से 1922 तक चला। इसमें प्रमुख 3 मांगे थीं, किसमें, असहयोग आंदोलन में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें 3 मांगे थीं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था
के विरुद्ध न्याय हमको चाहिए, मतलब उसमें जो है न्याय चाहिए कि क्या है, ठीक है। इसके बाद में कहा गया खिलाफत आंदोलन का विवाद था और स्वराज्य की प्राप्ति हो, ये 3 मांगे मुख्य रूप से की गई किसमें, असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। वहीं पर 1 वर्ष के भीतर इन्होंने कहा स्वराज्य दिलाने का वादा किया, किसने, गांधी जी ने, और बाद में इनको जो है इसी समय इन्होंने क्या, कैसर हिंद की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। इसके अलावा बात करें चौरी चौरा एक कांड होता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 4 फरवरी 1920 को। जब 4 फरवरी 1920 को ये घटना होती है तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तेजित भीड़ जो थी उसने 23 जवानों को चौकी के अंदर ही जला दिया था, मतलब उसमें आग लगा दी। कहाँ पे, चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर के में पड़ती है, वहाँ पर बात करें। इसके अलावा बात करें 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद भी हो गई। और उस समय अगर बात करें न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने इनको असंतोष भड़काने का जुर्म भी इन पर लगाया था। वहीं बात करें इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट की 1928 में जो की आई, और जब देश में साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध चल रहा था। ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जब भारत में आया तब वहाँ क्या है, विरोध चल रहा था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें कुछ मांगे थी, जो मांगे कुछ इस प्रकार से, भारत को अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए, भारत को अधिराज्य का, द्विसदनीय विधानमंडल हो, गवर्नर केवल संवैधानिक प्रधान होना चाहिए, ना कि पूर्ण रूप से। अगर यहाँ पर बात करें नागरिकता की परिभाषा दे दी जाए कि क्या नागरिकता किसको होगी और किस प्रकार से होगी, और पृथक निर्वाचन मंडल जो है अलग अलग जो चुनाव हो रहे थे वो बंद हो जाने चाहिए। ये बात कहाँ पर की गई, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाहौर अधिवेशन जब कब हुआ, ये कब हुआ, 1929 में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहीं 31 दिसंबर 1929 को अगर हम बात करें, लाहौर में रावी नदी के तट पर एक सभा की होती है, जहां पर हम बात करें क्या है कि स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा गया और वहीं पर पहले तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा बात करें कि 26 जनवरी 1930 को हम बात करें तो पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके अलावा आगे की ओर बढ़े तो गांधी इरविन समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से दिल्ली में जो है एक गांधी जी और इरविन के मध्य एक वार्ता होती है जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, और इसे दिल्ली समझौता का भी बाद में नाम दिया जाता है। देश के लगभग सभी युवाओं ने इसका जो है विरोध किया कि गांधी जी और इरविन की मध्य जो समझौता हुआ उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, खासकर युवाओं ने भी विरोध किया था, क्योंकि उस समय जो है भगत सिंह जो थे और राजगुरु सुखदेव जो थे ये जेल में बंद थे, तो उनकी रिहाई से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई, इसलिए युवा नाराज थे। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की, और के मुंशी ने लिखा कि इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा जाता है। वहीं इसके अलावा बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलनों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 से 19 जनवरी 1930 को इसको आयोजन होता है और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखेंगे प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और अध्यक्षता इसके रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे, और उद्घाटन इसका जो है जॉर्ज पंचम ने किया था। वहीं दलित वर्ग की अगर हम बात करें उसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला, और इसकी अध्यक्षता भी रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, और ये रिलेटेड था सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे वो दलितों के या जो पिछड़े लोग थे उनके जो है उनके हक और अधिकारों के लिए भी जो है मांगे कर रहे थे, और जो कि महात्मा गांधी जी जो है मानने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से इसको बाद में ये निष्फल रहा, इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसके बाद में होता है पूना पैक्ट का समझौता, या पूना पैक्ट का या पूना में समझौता होता है 24 सितंबर 1932। दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको समाप्त किया, क्योंकि गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और जब तक अम्बेडकर साहब जी से ये हाँ नहीं करवा दिया कि नहीं ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, तब तक वो माने ही नहीं, और दलित वर्गों के लिए जो प्रथम निर्वाचन मंडल के शुरू किया गया था उसको बाद में जो है क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया। वहीं पर बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडलों में अगर हम बात करें तो दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की जो संख्या थी
वो 71 से बढ़ाकर के है 147-48 कर दी गई थी, और जो कि बाद में जो है सुरक्षित सीटों की संख्या में भी जो है कितना 18% की वृद्धि हुई। इसके अलावा बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ है, और कहाँ पर, लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 को अंतिम रूप से पेश किया गया। और वहीं पर बात करें, एक अनोखे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि वह कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें काकोरी घटना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और काकोरी घटना की इसको षड्यंत्र भी कहा जाता है और काकोरी ट्रेन कांड भी कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन एक था जिसको HRA के नाम से जाना जाता था, और बाद में 1928 में इसका नाम बदल दिया गया, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया। इसके ही सदस्य थे जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और वहीं बटुकेश्वर दत्त। इसके अलावा बात करें राजगुरु सुखदेव, इसके प्रमुख नेता थे। वहीं पर बात करें हम लोग साथियों, 9 अगस्त 1985 को लखनऊ के पास जो है एक काकोरी जगह पड़ती है, वहाँ पर यह घटना हुई, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ पर लूटी गई थी। तो इसीलिए बात करें काकोरी कांड की, तो इसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो प्रमुख लोग थे, जिनमें से अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी दी गई थी गोरखपुर में, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, और यहाँ पर रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो यहाँ पर बात करें 17 दिसंबर जो है 1927 को उनको फांसी दी गई। यानी अपने साथियों से 2 दिन पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी, और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को जो है फांसी दी गई। वहीं पर प्यारे साथियों बात करें जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनकी अगर हम बात करें तो इनको गोंडा जिला कारागार में जो है फांसी दी गई। देखिए 2 लोग थे, सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल, इनको काला पानी की सजा हुई, और इनको पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जेल थी, वहाँ पर डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये कुछ आंदोलन थे, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य। इसके अलावा बात करें चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।